Hey everyone! Hi all of you, and I welcome you all on my channel, that is Amrita Ravi Biology. Dear students, as we promised to all of you that we will be bringing a crash course for all of you. So those who are giving the examination of class 12 and are from CBSE board examinations, you all will be benefited by this particular crash course series. Along with that, those students who are from state board examinations also and have not yet appeared for the board examinations can also watch these chapters so that you all can give your examinations perfectly. So dear students, क्लास 12 के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ 6 चैप्टर्स जो है वो आ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. So we will be studying all of these chapters one by one. With the help of some of these slides, we will be studying everything, right? So that could be like perfect imagination for all of you. तुम लोग बहुत अच्छे से clear imagination के साथ पढ़ सको, हर चीज तुम्हें समझ में आ सके और तुम perfect answers लिख के आओ, तुम्हारी बोर्ड एग्जामिनेशंस फोड़ के आओ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला चैप्टर जो तुम्हारे साथ स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्लास 12 क्रैश कोर्स के लिए, दैट विल बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. एंड दिस इज definitely a very important chapter also. So human health and disease chapter जो है इसको हम start करते हैं. Let's proceed with the topics. सबसे पहली बात बच्चों आती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के रिस्पेक्ट में. हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के मायने क्या होते हैं और आज के प्रेजेंट टाइम में हेल्थ क्या होती है और पहले के टाइम पे हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करते थे. ठीक है, तो जैसे जैसे समय के साथ में चीजें चेंज होती गई हैं काफी सारी. पहले अर्ली जो ग्रीक थिंकर्स थे, जो ग्रीक लोग थे, उसके अंदर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का नाम हम सब जानते हैं जिनका नाम है हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट जो है बच्चों ये बोलते थे कि कुछ 4 टाइप की टोटल पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, और चारों टाइप की पर्सनालिटीज को अलग अलग टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं. उन्होंने ये बताया कि टोटल 4 पर्सनालिटीज में एक पर्सनालिटी होती है येलो, एक होती है ब्लैक, एक होती है फ्लेगम और एक होती है ब्लड. ठीक है, जिसमें फ्लेगम में एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन फ्लेम होता है इसका, क्योंकि ये जी जो है ये साइलेंट होता है. ठीक है, लेकिन कई बार आप लोगों को बहुत सारे लोग फ्लेगम प्रोनाउंस करते हुए दिखेंगे, दैट विल बी आल्सो ओके, पर हम इसे रियल प्रोनाउंसिएशन करेंगे फ्लेम. सो स्टूडेंट्स, जो येलो पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके बॉडी के अंदर बाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ऐसे माना जाता है. ठीक है, तो ये हॉट और ड्राई पर्सनालिटीज के बीच के होते हैं. इन लोगों की फायर मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा बेटर फंक्शन करती है, ऐसा मानते हैं. ये लोग वो लोग होते हैं बच्चों जो एसिडिटी के लिए प्रोन होते हैं ज्यादातर. ठीक है, जिनको ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, बीमारियां इस प्रकार की आएंगी जो कि बाइल जूस के एक्सेसिव प्रोडक्शन से आनी चाहिए. ठीक, सेकेंड पर्सनालिटी जो ग्रीक थिंकर्स हिपोक्रेट्स ने बताई, वो उन्होंने बोली कि कुछ लोग पर्सनालिटी ब्लैक पर्सनालिटीज होते हैं. ब्लैक मतलब थोड़ा डार्क फीलिंग, राइट? माइंड में ऐसे इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है. तो जो ये ब्लैक वाली पर्सनालिटीज है बच्चों, इनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये मिलानकॉलिक टाइप के होते हैं. मिलानकॉलिक मतलब डिप्रेशन में रहने वाले, है ना, परेशान परेशान से, सैड सैड से, वैसे पर्सनालिटीज ब्लैक पर्सनालिटीज में काउंट होते हैं. और एक और बात छोटी सी मैं ये बता दूं आप लोगों को कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 ये लिखती है कि मिलानकॉलिक पर्सनालिटी ज्यादा प्रोन थी फीवर होने के लिए. ऐसा हिपोक्रेट्स ने बताया कि फीवर के चांसेस भी उन लोगों को ज्यादा थे जो कि मिलानकॉलिक पर्सनालिटीज थे, जो कि ब्लैक बाइल वाले थे. ठीक है, और उन्होंने ऐसा बोला कि इन्हीं को फीवर होता है, इन्हीं की बॉडी के टेम्परेचर ज्यादा होता है. ठीक है, थर्ड पर्सनालिटी एक और आती है बच्चों, इसको बोलते हैं फ्लेम पर्सनालिटी. फ्लेम पर्सनालिटी वाटरी पर्सनालिटी होती है, तो नाम से तुमको मालूम पड़ रहा होगा कि ठंड बहुत लगती होगी इनको, तो सर्दी खांसी कोल्ड कफ ये सब पर्सनालिटीज जो है ये मानी गई कि ये फ्लेम पर्सनालिटीज हैं. और जो ब्लड पर्सनालिटीज वाले लोग थे उनको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा थे. ठीक है, जैसे कि परप्यूरिया हो गया या तुम्हारे ब्लड कैंसर्स हो गए, ऐसी कोई चीजें जो है ब्लड पर्सनालिटी में, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सब के चांसेस ब्लड पर्सनालिटी के साथ में ज्यादा बताए गए. ये सब बातें हिपोक्रेट्स ने बोली. हिपोक्रेट्स जो साइंटिस्ट थे, जो ग्रीक हमारे मतलब फादर ऑफ मेडिसिन है एक्चुअली में हिपोक्रेट्स. ठीक है, तो ये
जो पर्सनालिटी थे, इन्होंने ये सारी बातें किस बलबूते पे बोली है? अब तुम ये बात बताओ कि किस हिसाब से इन्होंने ये सब जज किया। तो हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिव थॉट। उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा था, कोई गारंटी नहीं थी उनके पास में, ठीक है, उन्होंने ऐसा माना उनकी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कि ऐसा था। रिफ्लेक्टिव थॉट था उनके माइंड में सिर्फ एक, ठीक है, जो उन्होंने सोचा, जज किया, वैसा उन्होंने बोल दिया। वैसा तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो कोई बात नहीं है। वैसे वाली पर्सनालिटी में ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने ये सारी बातें बोल दी। लोगों को लगा अच्छा हाँ पॉसिबल है बिल्कुल। पर जैसे जैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एडवांस होती गई, वैसे वैसे ये मालूम पड़ने लगा धीरे धीरे कि ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्सनालिटी फिक्स को ही फीवर हो सकता है, राइट। इंस्टेड हम सभी लोगों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर तो हर इंडिविजुअल का होता है, एवरी इंडिविजुअल, हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं अभी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है तो सेम टाइप के चल रहे हैं, हमारे ब्लड जो है वो इक्वली गर्म है, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल हैव दिस 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर। तो फिर तो हिप्पोक्रेट्स की बात तो गलत हो गई, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स की बात को झूठा साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए एक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम है विलियम हार्वे। सर विलियम हार्वे जो थे बच्चों, इन्होंने जिस चीज के बारे में बात की वो ये था कि इन्होंने थर्मामीटर खोजा, थर्मामीटर की डिस्कवरी की और ये जाना कि 37 डिग्री सेल्सियस इन सारी पर्सनालिटीज का होता है, और इन सभी पर्सनालिटीज का जिंदगी में टेम्परेचर कभी बढ़ भी सकता है बॉडी का, क्योंकि सबको फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन सबको हो सकता है, फीवर सबको हो सकता है। तो विलियम हार्वे सर और डिस्कवरी ऑफ थर्मामीटर, इन दोनों चीजों ने मिलकर हिप्पोक्रेट्स की बात को डिक्लाइन कर दिया और नकार दिया, सफा साफ मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स की कोई गलती नहीं है बच्चों, रिफ्लेक्टिव थॉट प्रोसेस, पहले के लोगों ने जो जो बोला है ना, वो काफी सारी चीजें थॉट प्रोसेस दिमाग लगा लगा के सोच के बोली, ठीक है। इसमें अगर वो रॉन्ग प्रूफ भी हो गए तो शायद थोड़ी बहुत बात तो उनकी भी सही होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि जो ऐसा उन्होंने बोला था वो पॉइंट सही नहीं है कि फीवर सबको हो सकता है, ये मालूम होना चाहिए हमें, उन्होंने वो बात रॉन्ग बोल दी, ओके। अच्छा, क्या ये सिर्फ हिप्पोक्रेट्स की कहानी ऐसी है? नहीं, हमारी इंडियन थॉट प्रोसेस जो रहती है, हमारे इंडिया की आयुर्वेद सिस्टम जो रहते हैं, वो भी तो कुछ ऐसी ही बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो है बॉडी पंच तत्व की बनी होती है, 5 एलिमेंट्स की बनी होती है, राइट। एयर, वाटर, फायर, है ना, ये सब चीजों की हमारी बॉडी बनी होती है। हम क्या बोलते हैं? एयर, मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी में बोलने में तुम्हें ज्यादा रिलेट कर पाओगे तुम, ठीक है। हिंदी में 3 ही बात बोलते हैं अपन, वात, पित्त एंड कफ पर्सनालिटीज होती है लोगों की, राइट। वात पर्सनालिटी, पित्त पर्सनालिटी, कफ पर्सनालिटी, ये तो सभी ने सुना होगा, आई एम श्योर, बिकॉज हम इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो हमारे सामने ये वर्ड कोई नए नहीं है। वात पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं बच्चों, उनको गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा होते हैं, ठीक है। और पित्त पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं बच्चों, इनको लिवर रिलेटेड डिजीजेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। और कफ पर्सनालिटी वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब तुम बोलो कि मैम 5 एलिमेंट थोड़ी ना आएंगे, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई 3 पर्सनालिटीज हैं बच्चों। 5 एलिमेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ठीक है। ये सारी 5 जो चीजें रहती हैं, इन एलिमेंट्स से मिलकर ये 3 पर्सनालिटीज बनती हैं, वात, पित्त एंड कफ, ओके। तो अर्लियर थॉट प्रोसेस में ये सब बातें जो है बड़ी कॉमन सी, मतलब दिस इज वेरी नॉर्मल, ओके। सो ये सब बातें हमें मालूम पड़ी कि डिजीजेस के ऊपर फोकस होना चालू हो गया है ग्रीक साइंटिस्ट के टाइम से ही, डिजीजेस क्या होती हैं, क्यों हो रही हैं, इंसान नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अब तुम मुझे बता दो कि हमने ये सब पुरानी बातें समझ ली, अब आज के हिसाब से, हमारे हिसाब से हेल्थ के क्या मायने हो सकते हैं, हम कैसे डिफाइन करें कि कोई इंसान हेल्दी है। हाँ, तो तुम्हारी जो स्टेटमेंट्स आते हैं इंडिया में, मतलब कि ऐसा हेल्दी बहुत था वो, ये रॉन्ग थॉट है, राइट। हेल्दी ऐसा नहीं होता है, हाँ, हेल्दी वो होता है जो कि हेल्दी हो, मतलब कैसा हेल्दी हो, अंदर से बीमार नहीं हो या उसको कोई डिजीज नहीं हो। तो ये एक दो स्टेटमेंट्स बोल के हम हेल्थ की डेफिनेशन तो नहीं दे सकते, उसको तो कोई बीमारी ही नहीं है, वो हेल्दी है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो मेंटली हेल्दी ना हो?
बिल्कुल पॉसिबल है, वो तुम्हारे सामने शो नहीं कर रहा हो, राइट। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है, आजकल ओवरऑल डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन WHO के हिसाब से भी क्या होगी, हेल्थ इज वेल बीइंग। कौन से टाइप से वेल बीइंग, ठीक है, तो हम बोलेंगे फिजिकल, मेंटल, सोशल। आजकल 2 टर्म्स और इंट्रोड्यूस होते हैं बच्चों इसमें, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये 5 टाइप की बातें अपन करते हैं वेलबींग के लिए। हालांकि WHO जो है वो इन तीनों के ऊपर वाले की फोकस करता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मेनली ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। पर इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सब टाइप की वेलबींग हो इंसान की तो वो हेल्दी है, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं है ना। तो ये सब चीजें जो है हेल्थ को अचीव कर पाना, हेल्थ क्यों खराब होती है, ये सब चीजें हम लोगों को अभी समझनी है चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हेल्थ क्यों खराब हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की अनहेल्दी होने का क्या रीजन हो सकता है ना। अच्छा, एक छोटे से पॉइंट और लिखूंगी मैं, बिकॉज हम एनसीईआरटी फोकस पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं, हेल्थ इज नॉट मेयरली फिजिकल फिटनेस और एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। हेल्थ को आजकल हम ये नहीं बोलते, इंस्टेड हम हेल्थ को बोलते हैं कि इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, पूरा कंप्लीट ऑल थिंग्स, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, ये कोई बोले कि डिजीज नहीं है उसको और वो हेल्दी है, तो ये रॉन्ग बोल रहा है कोई भी इंसान, ठीक है। तो ये हमारे सामने हेल्थ के पॉइंट है कुछ। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हेल्दी नहीं है, तो उसके हेल्थ के इम्प्रूवाइजेशन के मतलब हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है किसी इंसान की, और हेल्थ खराब हुई है तो क्यों हुई है ना। Anyone's health could be affected by what all things, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। आप मुझे बताओ यार, आप लोग कि हेल्थ कैसे खराब हो सकती है, तुम्हारे माइंड में 5-6 पॉइंट्स तो ऑलरेडी तुम बोल चुके हो, ठीक है। वही वही बस वही पॉइंट्स है बच्चों, और कुछ नया नहीं है। तो हेल्थ जो होती है ये कैसे अफेक्ट हो सकती है, एक फैक्टर जो हेल्थ को अफेक्ट करता है वो होता है जीन्स, जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है। जेनेटिक डिजीजेस भी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप ही गड़बड़ है अगर, तो फिर उसको डिजीज होने के चांसेस हैं। कोई भी एक आधी जेनेटिक डिजीज का अगर हम नाम लेके माइंड में सोचें तो देयर कुड बी मेनी, राइट। डाउन सिंड्रोम हो गया या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि जीन से डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं, ठीक है। जीन्स में ऐसा क्या होता है, हाँ, जीन्स जो होते हैं बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन करके बनाते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए जो होता है बच्चों ये ट्रांसलेशन करके बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड्स। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों से हमारी बॉडी के एसेंशियल इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बन रहे हैं, राइट। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर जीन्स में ही कोई डिस्टर्बेंस हो तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए ठीक से नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन वैसे प्रॉपरली नहीं होगा और प्रोटीन गड़बड़ बन जाएगा। और अगर प्रोटीन गड़बड़ बन गया या कोई प्रोटीन बना ही नहीं तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को इनसफिशियंसी देते हैं, बॉडी की हेल्थ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, ओके। सो ये सब पॉइंट्स आपको होपफुली क्लियर है अच्छे से। चलो अब हम देखते हैं हेल्थ एक और किसी चीज से अफेक्ट हो सकती है क्या। तो हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ स्टाइल से भी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। हेल्थ कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द लाइफ स्टाइल ऑफ एनी इंडिविजुअल। लाइफ स्टाइल क्या होता है, लाइफ स्टाइल फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है। कोई इंसान अगर बहुत गरीब है, पोवर्टी मतलब फेस कर रहा है लाइफ में, तो शायद उसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सके, खाना नहीं मिल सके प्रॉपरली और वो हेल्दी ना हो, ये भी पॉसिबल है। कोई इंसान की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा है तो शायद वो अलग तरीके से हेल्थ खराब करने के लिए पहुंच गए हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल जो है वो बैड मेडिसिन का सहारा लेने लगा, ड्रग्स का सहारा लेने लगा, राइट। इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, फास्ट फूड खा के अफेक्ट कर रहा है, जो कैंड फूड है वो खा के अफेक्ट कर रहा है, नहीं जॉगिंग कर रहा, नहीं रनिंग कर रहा, नो एक्सरसाइज, सिर्फ बैठना, ये सब चीजें भी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये एक और पैरामीटर हो गया। लैक ऑफ एक्सरसाइज मैं लाइफस्टाइल में ही काउंट कर देती हूँ, ओके। देन other things which can affect your health is
योर कम्युनिटी ऑल्सो, सोशियो इकोनॉमिक और कम्युनिटी फैक्टर्स, बहुत सारी बातें मैंने इकट्ठी कर दी इसमें। कम्युनिटी जिंदा नहीं रहने दे रही ठीक से, ठीक है, बीमार कर रही है, कैसे, मेंटल टॉर्चर कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, हर्डल्स लेके आ रही है लाइफ में, है ना। सोसाइटी हेल्दी नहीं है हमारी, हमें ठीक से रहने नहीं दे रही है, दैट कुड ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। आपके साथ के लोग आपको मेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ, मैनी 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 थिंग्स, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक कुछ मैंने बातें बोली कि हेल्थ इन सब चीजों से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। हेल्थ इफेक्ट हो सकती है पैथोजन से भी। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है हमारे पास में, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आके एक दिन आप लोगों को एनाफिलीज मस्कीटो ने शिकार बना लिया और आपकी बॉडी से खून ले गया और आपकी बॉडी में कुछ मलेरिया कॉजिंग एजेंट दे गया, फिर तब सोशियो इकोनॉमिक, कम्युनिटी, लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिजीज, सब चीजें फेल हो जाएंगी, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैथोजेंस हम कितने ही अच्छे एनवायरनमेंट में क्यों ना हो हमारे पास बाई चांस आ भी सकते हैं, राइट। तो डिजीजेस जो हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो भी आपकी लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, आपके हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति की इम्यूनिटी भी उसके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है, और ये सब बात तो हम शायद कोविड में समझ ही गए। जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बाई चांस उनमें से मैक्सिमम लोगों ने उनमें सर्वाइव किए, कुछ लोग उसको भी टाल नहीं पाए कि उनकी इम्यूनिटी उन्होंने जिंदगी भर अच्छी मेंटेन रखी, पर फिर भी शायद वो हार गए, ठीक है। तो ये चीजें हुई फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, जो फैक्टर्स हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो बात समझी है, ये सब हमने समझा है कि क्या क्या फैक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैंने टर्म तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस किया है, ये टर्म तुम्हें दिख रहा है सब लोगों को, दिस टर्म इज एक्चुअली पैथोजेंस, ये वाला। तो हम थोड़ा समझें पहले कि पैथोजेंस होते क्या है, उसके पहले हम नॉन इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस डिजीज समझना गलती करेंगे अगर हम ऐसे करते हैं, तो हम इसलिए पैथोजेंस पहले 2 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है। सो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक स्लाइड में लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए। अच्छा, तो पैथोजेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब पैथो मतलब क्या होता है और जेन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड रूट तोड़ते हैं। तो पैथो वर्ड का मतलब होता है सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस, डिजीज सिम्टम्स, ठीक है। एंड जेन का मतलब होता है जेनरेटिंग, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज के सिम्टम्स जनरेट करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ा वाइड स्प्रेड हो गया आजकल, कई सारे ऐसे पैथोजन भी बॉडी में आते हैं जो कि कोई सिम्टम शो नहीं करते पर फिर भी डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे जाके समझना पड़ेगा इस बात को। तो जो पैथोजेंस होते हैं बच्चों, उसको डिफाइन कैसे करूं मैं, आई विल डिफाइन पैथोजन एज द ऑर्गेनिजम्स leading to disturbance in normal physiological activities of the body and may or may not cause symptoms. सिम्टम्स, इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। तो पैथोजेंस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें दिख भी सकते हैं पैथोजन, कई बार हमें नहीं भी दिखते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो पैथोजेंस बेसिकली क्या पॉसिबिलिटी है, बैक्टीरिया भी पैथोजन है, ठीक है। तुम्हारे वायरसेस भी पैथोजेंस हैं, जो तो लिविंग भी नहीं होते तब भी पैथोजन है। इसके अलावा हमारे पास में काफी सारे प्रोटिस्टा पैथोजेंस होते हैं, कुछ एक फंजाई पैथोजेंस होती हैं, ठीक है, एटसेट्रा लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब मेनली पैथोजेंस होते हैं बच्चों। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे हेलमिंथ हो गया, ठीक है, हेलमिंथ भी पैथोजेंस होते हैं, एनिमल्स लाइक दैट। So these are all the different types of pathogens which we know and these can cause diseases, ठीक है।
But the thing is that we have already seen that disease was not only caused by pathogen, but the disease was also caused by some of the genetic lifestyle imbalances as well. इसके मतलब पैथोजन अकेला डिजीज नहीं कॉज करता, डिजीज किसी और कारण से भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात होगी कि डिजीज अलग अलग टाइप की होती होगी। तो डिजीजेस की टाइप क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो डिजीजेस कैन बी इधर इन्फेक्शियस डिजीज और इट कैन बी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीजेस दो बेसिक कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। एक तो डिजीज हो सकती है इन्फेक्शियस डिजीज और एक डिजीज हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड होती है, मतलब ये वो डिजीज है बच्चों जो कि पैथोजन के कारण हो रही है, ठीक है। दे आर कॉज्ड बाय infection due to pathogen. And one more point is that they can spread from person to person easily, from one diseased person to healthy person. ठीक है, ये हुआ इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल क्या लिख सकती हूँ मैं? कैन आई राइट कॉमन कोल्ड हियर? कॉमन कोल्ड राइनो वायरस नाम के वायरस से होता है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज हो। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट से दूर रहना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के आसपास जो एयर होगी ना उसमें पैथोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे टीबी, टाइफॉइड, ये सब डिजीजेस कैसे हो गए? इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये सब पैथोजन के द्वारा हो रहे हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड भी हो सकता है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में क्या बोले? दे आर कॉज्ड ड्यू टू imbalance in biochemical pathways of body. जैसे किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, ठीक है, किसी इंसान की बॉडी में कोई ऐसे फैक्टर्स बन गए जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा, काइंड ऑफ थिंग्स। किसी इंसान की बॉडी में रेनिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है, बीपी बहुत बढ़ रहा है, ये सब चीजें जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करती हैं। बायोकेमिकल पाथवेज के इम्बैलेंसेस ही मेनली नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कॉज होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फिजिकल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। कोई इंसान के पास खड़ा है, हाइपरटेंशन का इंसान है, दूसरा व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं है, तो इससे कॉन्टैक्ट में आने से उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। किसी को डायबिटीज है तो अगले बंदे जो उसकी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको डायबिटीज नहीं हो जाएगी। पर ये मत सोचना कि डायबिटीज तो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है कि एक पर्सन से दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से होती है क्या? नहीं होती, ठीक है। तो दे आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या लिखे हम लोग? हम लिख सकते हैं कैंसर, हम लिख सकते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाएंगे, ओके। तो ये हमारे पास में डिजीजेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अब छोटी सी थोड़ी डिफरेंस वाली बात करते हैं अपन। डिजीजेस इन्फेक्शियस होती हैं तो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी डिजीज भी तुमने सुनी होगी, जैसे कि टाइफॉइड हमारे यहाँ पे सामने एग्जाम्पल है। तो टाइफॉइड डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाएगी? क्योंकि ये तो कोई खांसने छींकने से नहीं फैलती। इनफैक्ट टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट तो इंसान के फीकल मैटर से पास होता है, राइट। तो ये एक इंसान से दूसरे में कैसे स्प्रेड हो सकती है? तब ये डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से
ये डिजीज बाय चांस फूड या वाटर में मिक्स होके किसी दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर रही है, राइट? मान लो कि एक इंसान को मलेरिया हो गया, उसका ब्लड किसी मस्कीटो ने लिया, ठीक है, तो ये मस्कीटो उड़ के डेफिनेटली इसी कॉलोनी में, इसी सोसाइटी में या घर में ही किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाके भी काट सकते हैं, अनटिल अनलेस आपने उसको मार नहीं दिया, ठीक है? तो ये जब जाके दूसरे बंदे को काट रहा है, ठीक है, उससे भी ब्लड ले रहा है, तो उसके अंदर भी तो तुम्हारे वाले पैथोजेंस डाल देगा ना, प्लाज्मोडियम। तो ये कैसे कम्युनिकेट हो रही है, आपको समझ में आई बात? ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस कम्युनिकेबल भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ये टर्मिनोलॉजीज कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इस्तेमाल करने की जगह हमें ज्यादा बेटर होगा कि हम इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस इस्तेमाल करें, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं ये काफी सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस कम्युनिकेबल हो सकती हैं, ओके? और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ये वो डिजीज जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है ना? तो हम यहाँ लिखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल मोस्टली। होपफुली गॉट दिस एवरीवन। इतनी बात तो सबको समझ में आई गई होगी प्रोबेबली, ठीक है? अच्छा, अब हम एक और छोटे से पॉइंट समझते हैं, वो ये है कि जो मैंने बात करी कि एक व्यक्ति से दूसरे में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो उसके क्या क्या पॉसिबल रूट हो सकते हैं, कैसे जा रहा है इन्फेक्शन, उड़ के जा रहा है, कैसे जा रहा है दूसरे व्यक्ति की बॉडी में, हाउ इट इज गोइंग एक्चुअली, जा कैसे रहे, ठीक है? इसको बताने के पहले एक मिनट पानी पी लूं, एक सेकंड रुक जाओ। तो इन्फेक्शन जा कैसे रहे, ठीक है? बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। अभी तो हमने सभी लोगों ने सन 2020 से तो इन्फेक्शन कैसे जा रहे हैं कि इतने टीवी एडवर्टाइजमेंट देख लिए कि पूरे रेड हो जाते थे। याद करो सब लोग, ये तो मैं एडवर्टीजमेंट अगर याद आ रहा हो बाई चांस, तो कि ट्रेन के गेट को हाथ लगाया, फिर किसी व्यक्ति ने उस गेट को हाथ लगाया तो वो भी रेड हो गया, बाकी ग्रीन है, फिर इस व्यक्ति को किसी ने हाथ लगाया तो वो भी रेड हो गया, बाकी ग्रीन है। कोविड के स्प्रेड में कितना असर दिखाया था, है ना? तो इन्फेक्शन टच से भी स्प्रेड हो सकते हैं, इन्फेक्शंस आसपास के एयर से भी स्प्रेड हो सकते हैं, इन्फेक्शंस गंदे पानी से भी स्प्रेड हो सकते हैं, गंदे खाने से भी स्प्रेड हो सकते हैं, राइट? किसी किसी ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड हो सकता है, मस्कीटो से, मस्कीटो नहीं होने चाहिए घर में बोलते हैं, राइट? डेंगू फीवर कॉज कर सकता है, मलेरिया कॉज कर सकता है, चिकनगुनिया कॉज कर सकता है, हजारों चीजें। कॉकरोच भी नहीं होने चाहिए घर में, मक्खियां भी नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये पैथोजेंस ट्रांसमिट होते कैसे हैं। तो फर्स्ट जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एयरबॉर्न, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। एयरबॉर्न इन्फेक्शंस जनरली वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, खांसी सर्दी वाले, रिलेटेड टू दैट। एग्जाम्पल कुड बी मेनी, जैसे कि तुम्हारे माइंड में कुछ एग्जाम्पल्स आए होंगे अभी, तो टीबी है ना, कॉमन कोल्ड, और डिप्थेरिया, देन निमोनिया, ये सब एटसेट्रा, ठीक है? कई सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एयरबॉर्न होते हैं। एयरबॉर्न का मतलब क्या? एक डिजीज पर्सन ने खांसा या छींका, उसके बॉडी में जो म्यूकस है बक्कल कैविटी में, उसके थ्रू या मतलब फैरिंग्स से म्यूकस, किधर की भी म्यूकस के थ्रू जो पैथोजन थे वो बाहर हवा में आ, ठीक है, उसके खांसने या छींकने के ऊपर। ये पैथोजन सस्पेंडेड है अभी ड्रॉपलेट्स में, देखो तुम्हें ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ये इन ड्रॉपलेट्स में ये पैथोजन सस्पेंडेड है बच्चों अभी। अब ये ड्रॉपलेट हवा में थोड़ी देर तो घूमेगा, जब तक किसी आसपास के व्यक्ति ने जोर से सांस ली तो उसकी बॉडी में पैथोजन एयर के थ्रू पहुंच गया, ठीक है? तो ये होते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, ओके? सेकेंड टाइप के जो इन्फेक्शन हो सकते हैं वो हो सकते हैं फोमाइट बेस्ड इन्फेक्शन, जिनको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट बेस्ड इन्फेक्शन। फोमाइट इन्फेक्शन ये कैसे होते हैं? ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट किया आपने, या उसके किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट कर लिया, जैसे कि उसके पानी का ग्लास, उसकी चादर, उसके टॉवल, इन सबको आपने अगर बाय एनी चांस कांटेक्ट कर लिया, टच कर लिया, तो ये इन्फेक्शंस फोमाइट इन्फेक्शंस कहलाता है, ठीक है? ओके, तो कांटेक्ट से इन्फेक्शंस होना। बच्चों मैं यहाँ से फीकल मैटर को कट कर रही हूँ, मैं सिर्फ
कॉन्टैक्ट वाले इन्फेक्शंस की बात कर रही थी अभी, फोमाइट इन्फेक्शंस। ओके, जैसे कि कौन सा एग्जांपल हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि हम ऐसा बोलते हैं स्मॉल पॉक्स जो सफर कर रहा है उसके कमरे में नहीं जाना, उसको टच नहीं करना, मतलब क्या ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि टच करने से स्प्रेड होता है? डेफिनेटली यस। किसी व्यक्ति को रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम दाद बोलते हैं कई बार हिंदी में, तो दाद हो रहा है या रिंग वॉर्म इन्फेक्शन और उसके टॉवल इस्तेमाल करोगे तो आपको भी हो जाएगा, राइट? तो इस प्रकार के इन्फेक्शंस फोमाइट इन्फेक्शंस कहलाते हैं। फोमाइट इन्फेक्शंस की कैटेगरी में बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। कैसे? किसी व्यक्ति ने ऐसे खांसा फिर आपसे हाथ शेक कर लिया, फिर आपने उसी हाथ से खाना खा लिया, गए काम से। मतलब की बात यह है कि ऐसे इन्फेक्शंस भी पॉसिबल हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, पर वो फोमाइट मोड से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। इसका वन ऑफ द एग्जांपल विल बी योर वेरी इजी वन, स्मॉल पॉक्स एंड एड्स डू नॉट स्प्रेड बाय फोमाइट मोड, आई एम टेलिंग दैट, ठीक है? तो स्मॉल पॉक्स हो गया, और क्या बताया मैंने तुम लोगों को? कोविड भी, कोविड भी कॉन्टैक्ट से फैलता है, याद करो। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तीसरे कैटेगरी के इन्फेक्शन जो होते हैं बच्चों, हम बोलते हैं उसको कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। मैं यहाँ पे फूड लिखूंगी। इन इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं फूड बॉर्न इन्फेक्शंस। इसी इन्फेक्शन के मोड को बोलते हैं फीको ओरल मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब है? फीकल मैटर ओरल मोड से बॉडी में गया, कैसे पॉसिबल है? गंदे पानी से आपने बने हुए स्ट्रीट फूड खा लिए, बिना पकाए हुए, बिना धोए वेजिटेबल्स खा लिए जो कि गंदे पानी से वॉश किए गए थे, आपने उसे अच्छे पानी से वॉश नहीं किया और खा लिया डायरेक्टली सैलेड की फॉर्म में। ऐसे करके भी फूड बॉर्न इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। तो फीको ओरल रूट भी बोलते हैं ऐसे कई बार। ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन में क्या होता है? कोई व्यक्ति डिजीज है, उसके फीकल मैटर में पैथोजन है, वो व्यक्ति नदी किनारे जाके फीकल मैटर पास आउट कर दिया, नदी के पानी में वो फीकल मैटर आ गया है। अब वो पानी डायरेक्टली आपने कच्चा पी लिया, या वो पानी के बने हुए आपने पानी पूरी खा ली, ठीक है? आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम पानी पूरी मत खाना, पर जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब चीजें जो है तुम्हारे लिए समझ आनी चाहिए कि कोई चीज पकाई हुई नहीं है, कच्ची खा रहे हैं तो उसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस के साथ ही खाएं, वरना हम फूड बॉर्न इन्फेक्शंस के शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस जो मैंने तुमको बताया ना, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं लिखूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? एक मिनट दो मुझे बस, यहाँ लिखती हूँ, इधर लिख दू, इधर करके, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का, ठीक है? एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इधर हमारे पास में, कोलेरा, टाइफॉइड, बहुत सारे और आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, चौथा जो तुम्हारे पास में दिख रहा है ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन, ये दिया है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायरेक्टली ब्लड कॉन्टैक्ट, ठीक है? जैसे कि एक व्यक्ति को जो कि डिजीज नहीं था, हेल्दी था, को ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया जो कि एक अनहेल्दी डिजीज पर्सन का था, तो इस पर्सन की बॉडी में भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आ सकते हैं। ऐसे इन्फेक्शंस के अंदर हेपेटाइटिस बी शामिल होता है एग्जांपल में, और HIV एड्स, ठीक है? तो डायरेक्टली ब्लड कॉन्टैक्ट से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो दैट कुड बी हेपेटाइटिस और एड्स, और वन मोर वी कैन से, हेपेटाइटिस स्पेसिफिक कर देते हैं, हेपेटाइटिस बी की बात हो रही, ठीक है? और स्पेसिफिक कर दे तो मलेरिया, डेंगू, ये भी इसमें आने चाहिए ना, ब्लड कॉन्टैक्ट से हो रहे हैं क्योंकि, है ना, पर वेक्टर के साथ में मिले हुए। तो ये चार दिए थे हमारे सामने, हम 5 लिख देते हैं, हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। फिफ्थ वाला मोड होता है वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर, वेक्टर बेस्ड इन्फेक्शंस, ठीक है? जिसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वेक्टर मतलब कि कैरियर, और कैरियर क्या हो सकते हैं? हाउस फ्लाई, मस्कीटो, कॉकरोच, एक्सेट्रा, ठीक है? इनके जो होने वाली डिजीजेस हैं, इसके नाम क्या हो सकते हैं? दैट कुड बी मलेरिया, डेंगू फीवर, एक्सेट्रा।
तो बाय द स्टूडेंट्स हमें ये मालूम पड़ा कि डिजीज क्या होती है और ग्रीक फिलोसोफर्स क्या बोलते थे, हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स क्या बोलते थे, एंशिएंट आयुर्वेदिक सिस्टम क्या बोलता था, अब क्या बोलते हैं WHO वाले हेल्थ के बारे में, डिजीजेस क्या हो सकती हैं, कितने टाइप की हो सकती हैं, और पैथोजन के इन्फेक्शंस कैसे हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है और सेकेंड क्लास में मैं आप लोगों को बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ाने वाली हूँ और वायरल इन्फेक्शंस पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इसके साथ में हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आप लोग मेरे साथ में पढ़े एंड आई एम अश्योरिंग यू ऑल दैट यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्रिस्टल, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करो इस लेक्चर्स के अंदर, सो दैट अगर तुम ज्यादा देखोगे, ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे तो प्रोबेबली हमारा भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा गेन होगा तुम्हें पढ़ाने में, राइट। So we'll be meeting in the next lecture now, and don't forget to like, share and subscribe this channel Amrita Raval Biology, and also do not share to share the channel that is Gravity Circle, because we are working as a team. Thank you so much.